महाराज उनके सम्मान में खड़े होना चाहते सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। आप हमें प्रतिरक्षा, संचार सब और विदेशी मामले भारत की में जी। ये बहुत अच्छा जवाब दिया अजय ने। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था आप यथा स्थान बैठिए, आप जैसे शासन करना वैसे शासन कीजिए अपने राज्य में, केवल 3 मामले हमको दे दीजिए, वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा और संचार, ये 3 मामले हमको दे दीजिए, यानी 3 विषय केंद्र सरकार को दे दीजिए, शेष आप अपने प्रांत में रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है हमको। तो ऐसा उन्होंने कहा था। और इसके लिए हम आपको बता दें ये कहाँ के महाराज से कहा था, मणिपुर के बोध चंद्र सिंह से कहा था उन्होंने, और किसी से नहीं कहा था, क्योंकि वहीं उनने कहा था कि तो आंतरिक सरकार आप बना के रखो अपने यहाँ की, आंतरिक मामले में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का या भारत की अंतरिम सरकार का एक लचीला रवैया था। हमने आपको बताया था ना, मणिपुर अभी भी सुलग रहा है। कल ही मणिपुर में हिंसा पर सोनिया गांधी ने कहा है कि मणिपुर की हिंसा ने आत्मा को झकझोर के रख दिया है। तो ये इन बातों पर बड़े गहराई से ध्यान दिया करो। एनसीईआरटी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। बैठ जाएं। हमने कल आपको बताया था 1956 में राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश राज्य में पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। यहाँ एक कार्टून दिया है, इसमें स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 शीर्षक यह कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। यहाँ पर 26 जुलाई 1953 की बात है, और जब हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी गई थी, उसी समय का है। ये दर्शाता है कि हमें पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ रही है। क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो चुकी थी 1952 में। 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन किया था और 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1952 तो समाप्त हो गया था लगभग, और यहाँ 26 जुलाई 53 को पूरे देश में भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। देखा जाए तो हमारा जो अध्याय है, ये पाठ है, इसमें हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ। भारत को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे सामने कितनी सारी चुनौतियां होती हैं। हमारे सामने बहुत सारी आज़ादी शब्द सबको अच्छा लगता है, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, इंसानों को, सभी को आज़ादी शब्द अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का उपभोग करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता। जब हम आज़ादी ले करके उसका उपभोग करना प्रारंभ करते हैं, तब हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो अब से पहले जिसके संरक्षण में हम रह रहे थे, वो उन चुनौतियों का सामना कर रहा था, तो अब हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हम किसी बालिका से बात करते हैं तो वो कहती है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे घर वाले हमें बिल्कुल आज़ाद कर दें, हम कहीं भी जाएं, किसी भी दुकान पर, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाएं, हम बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं।
ठीक है, हो जाओ। अभी तक तो आपका के संरक्षण आपके पिता, आपके माता, आपके भाई का है, लेकिन यदि आप आज़ाद होते हो तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और सबसे पहली समस्या तो पॉकेट मनी की होगी। आपको पैसा कहाँ से आएगा? स्वतंत्र होने का मतलब विखंडित हो जाना। अब पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ आप रहोगे? किस प्रकार की अभी आपके पड़ोसियों से हमारे पिताजी के संबंध है, अब आपके संबंध कैसे बनेंगे? आपके नए पड़ोसी बनेंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो विभाजन के साथ हुआ था, तो सबसे पहली समस्या हमने सामना की थी, वो थी सबसे पहली समस्या क्या थी? देश के विभाजन की समस्या। देश दो टुकड़ों में बट गया था। विभाजन के तत्काल बाद हिंसा हुई थी, दंगे हो गए थे। इन दंगों के तत्काल बाद दंगे जैसे तैसे शांत हुए, समझाया महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और हत्या के पश्चात उनकी शहादत हो गई थी महात्मा गांधी की, नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। तो इसके पश्चात हमारे देश के सामने एक और समस्या थी, और वो समस्या थी नवगठित नव स्वाधीन राष्ट्र के समक्ष कि जो देश में जो राज्य थे, उन रजवाड़े थे, देसी रजवाड़े, जो उन पर अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं था, वो देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश भारत के अलावा और देसी रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों का भारतीय या पाकिस्तान संघ में विलय होना, क्योंकि आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत को छोड़कर शेष भारत में 565 देसी रियासतें या रजवाड़े थे। और ब्रिटिश की संसद ने साफ साफ कहा था कि ये रजवाड़े भारत में शामिल हो जाएं, भारत में हो सकते हैं, पाकिस्तान में होना चाहे पाकिस्तान में हो सकते हैं, या फिर अलग रहना चाहें तो अलग भी रह सकते हैं, स्वतंत्र रहना चाहे। और अगर वो स्वतंत्र रहते तो 565 देश के टुकड़े हो जाते, फिर वो भारत में शामिल थोड़ी होते, वो तो 565 हो जाते, पाकिस्तान में भी नहीं होते। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे भारत के यूनिटी मैन, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन चलाया और उन्होंने भारत की देसी रियासतों को पत्र लिख करके विलय कर लिया। ज़्यादातर सभी का हो गया था, शेष 4 रियासतें रह गई थी जो कि विलय करने के प्रश्न को टाल रही थी, विलय करना नहीं चाहती। तो उस दशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 4 रियासतों को भी सम्मिलित कर लिया। इनमें सबसे ज़्यादा कठिनाई मणिपुर और कश्मीर में आई थी। जूनागढ़, हैदराबाद में भी आई थी, चारों में आई थी, लेकिन ये शासक चले गए थे, कहीं जनमत करा लिया गया और इस प्रकार से अपने भारत में सम्मिलित हो। अब जैसे तैसे हमने रजवाड़ों को भारत में सम्मिलित कर लिया। अब समस्या क्या आती है? बात मत करो। अब समस्या क्या आती है? दूसरी समस्या थी कि हमको भारत के जो राज्य थे उनकी आंतरिक सीमा का निर्धारण कैसे, भारत में जो राज्य शामिल हो गए थे उनकी आंतरिक सीमा का निर्धारण कैसे हो, कहाँ से कहाँ तक मध्य प्रदेश हो, कहाँ से कहाँ तक उत्तर प्रदेश हो, कहाँ से कहाँ तक गुजरात हो, कहाँ से कहाँ तक महाराष्ट्र हो। ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय जो सीमाएं बनाई थी वो अंग्रेजों द्वारा सीमाएं बनाई थी, और वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सीमाएं बनाई थी, जिसमें अंग्रेजों को फ़ायदा हो वो वहाँ तक राज्य बना लेते थे। सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। लेकिन अब हमको बनानी थी जनता के फ़ायदे के लिए, पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाना था हमें देश को, यानी जन कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसके लिए हमें जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना था। और नवंबर 1920 की बात है, हमने आपको पहले भी पूर्व में भी स्मरण दिलाया था। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम करेंगे। जिस जगह जो भाषा बोली जाएगी वहाँ एक राज्य, दूसरी भाषा जहाँ से शुरू हो जाएगी वहाँ दूसरा राज्य, जितनी भाषाएं उतने राज्य हम बना देंगे भारत में, ऐसा उनका था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1920 में।
दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसके बाद ये बात मान ली थी कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया। कांग्रेस ने प्रांतीय जो समितियां बनाई थी वो भाषा के आधार पर ही बनाई थी। ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। उसका प्रशासनिक जो विभाजन था उसको अपने कामकाज में नहीं लेती थी। यानी ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाषा के आधार पर समितियां बना दी और ब्रिटिश इंडिया ने जो अंग्रेजों ने जो अपने क्षेत्र बनाए थे उसके आधार पर वो काम नहीं करती थी, वो अपनी भाषा के आधार पर काम करती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। आज़ादी मिल गई हमें, बंटवारा हुआ तो स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। अगर भाषा के आधार पर हम प्रांत बना देंगे तो क्या होगा, इससे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और देश टूट सकता है। ऐसा नेताओं को आभास होने लगा था। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि उनको ऐसा भी एहसास हो रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हट जाएगा। अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन कर देंगे तो और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, सामाजिक या आर्थिक चुनौतियां, उनसे हमारा ध्यान भटक जाएगा और हम भाषावाद में ही फंसे रह जाएंगे। जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। देश इन्हीं चुनौतियों की चपेट में, अभी आज़ाद हुए थे तो हमारे सामने आर्थिक और सामाजिक बहुत सारी चुनौतियां थीं। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को स्थगित करने का फैसला किया। जो केंद्रीय नेतृत्व था उनने सोचा कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने हैं इस मामले को स्थगित कर दिया जाए और टालते रहे। और बस इसी बात को लेकर मद्रास प्रांत में, आंध्र प्रदेश में वो तेलुगु नेता पोट्टी रामुलु की मृत्यु हो गई थी अनशन के दौरान। हम यहाँ तक पहुँच गए थे और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की रिपोर्ट आई जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया था भाषा के आधार पर। आज़ादी के बाद के शुरुआती दिनों में, जैसे आज़ादी हमको मिली तो उसके बाद में के जो शुरुआती साल थे, एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। सबसे बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य यदि हम बनाते हैं तो देश की एकता पर आंच आ जाएगी। जैसे ही विभाजन होगा देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा ना हो कि कोई और राज्य कहने लगे कि हमें भारत से अलग कर दो। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। ऐसी आशा कर रहे थे हमारे देश के नेता कि नवनिर्मित जो राज्य होंगे भाषा के आधार पर उनमें अलगाव की भावना पनपेगी। अलगाव मतलब देश से लगाव नहीं होगा। भाषा के आधार पर जब हम राज्य बनाएंगे तो उनका देश से लगाव, कुछ ऐसे राज्य भी होंगे जिनका देश से लगाव नहीं होगा और उनमें राष्ट्रवाद पर दबाव पड़ेगा। ऐसे में जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। जब जनता ने दबाव डाला सरकार पर तो सरकार ने जनता के दबाव में आकर के राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बना लिया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। ऐसी उम्मीद होने लगी नेताओं को कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया तो अलगाव, भाषा के आधार पर जो अलगाव होने वाला है उसकी भावना में कमी आएगी, अलगाव नहीं होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। ये भी देखा जा रहा था कि क्षेत्रीय भावनाओं को हमें मानना होगा, क्षेत्रीय मांगों को मानना होगा, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन भी करना होगा और ऐसा करने से लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा था कि ये लोकतांत्रिक कदम है, क्योंकि जनता का बहुमत जहाँ होता है वहीं लोकतंत्र होता है। तो जनता का बहुमत ऐसा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए तो एक लोकतांत्रिक कदम भी हो सकता था।
भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक हो गए हैं। 50 साल से 56 से अभी तक 50 साल से भी अधिक हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला है। लोकतांत्रिक आज़ादी और नेतृत्व की जो प्रवृत्ति थी इसकी को बुनियादी रूप में बदल दिया है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी, यानी राजनीति और सत्ता में भागीदारी, राजनीति में भी भागीदारी चाहिए और सत्ता में भागीदारी चाहिए। आज हमारे देश का एक व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन उससे ये कहा जाए कि राजनीति में कोई पद लेना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, भागीदारी के लिए दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, हाँ मैं बनूंगा। कौन सा विभाग चाहिए? बोले मुझे गृह विभाग दे दो, नहीं तो मुझे वित्त विभाग दे दो। उसको नोट गिनना नहीं आता, वित्त विभाग मांग रहा है। भैया कैसे चलाओगे? अगर आप वित्त मंत्रालय लेते हो तो कैसे देश के लिए वित्तीय योजनाएं बनाओगे? कई नेता तो सीधा बोल देते हैं, मीडिया के सामने ही बोल देते, बोले सब सीख जाएंगे जब बन जाएंगे तो। मतलब तुम अपना सीखने के लिए पूरे देश का नुकसान करने वाले हो। तुम्हें पता नहीं मुद्रास्फीति क्या होती है, तुम्हें पता नहीं मुद्रा संकुचन क्या होता है, क्या व्यापार संतुलन है, क्या आयात निर्यात नीति है, कुछ पता ही नहीं तुम्हें। क्या रिजर्व बैंक के अधिकार हैं, पता ही नहीं तुम्हें, और जाकर के देश के वित्त मंत्री बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि अनपढ़ व्यक्ति भी सत्ता में या राजनीति में भागीदारी चाहता है। बहुत सारे स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, सरपंच इत्यादि बन जाते हैं, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं और वो सरपंच बन जाते हैं। पंचायती राज अधिनियम उनने पढ़ा नहीं है। जिस अधिनियम को पढ़ने के बाद यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हो आप, जिस अधिनियम को पढ़ने के बाद एमपीपीएससी के एग्जाम में बैठते हो, पंचायती राज अधिनियम उसी में आता है। एमपीपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम में आपको पंचायती राज अधिनियम पढ़ना होता है। तो जिस अधिनियम को पढ़ने के बाद एक आईएएस या एमपीपीएससी क्रैक करता है व्यक्ति, उस अधिनियम का अधिकार लेकर के अनपढ़ व्यक्ति बैठा है। उसे अधिनियम मालूम नहीं है लेकिन सरपंच बन गया, वो पंचायत का प्रमुख बन गया। अब आप सोचो कितनी बड़ी विसंगति है। जो उसके अधिकार हैं ग्राम पंचायत के या पंचायती राज अधिनियम है, उस अधिनियम को, उन्हीं अधिकारों को पढ़ने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनता है और उसी अधिकारों का उपभोग करने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति है, अंगूठा टेक व्यक्ति। ये हमारे देश के शासन व्यवस्था की, संवैधानिक व्यवस्था की कितनी बड़ी चूक है। उसके साथ जो अधिकारी होंगे उन्हें पूरा ज्ञान होगा पंचायती राज अधिनियम का, लेकिन उसको ज्ञान नहीं। उसको तो ईमानदार होगा तो देखेगा कि काम होना चाहिए, बेईमान होगा तो सोचेगा कि हमारे बैंक में पैसा आना चाहिए, खाते में अकाउंट भरा रहा है बस। ये दो बातें आ जाती हैं। तो यहां पर राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं। जब हम आज़ाद नहीं थे, हमारा देश पराधीन था, हम उपनिवेश थे, तो हमारे यहाँ सत्ता की भागीदारी एक अल्पसंख्यक अंग्रेजी भाषी लोग जो थे उन्हीं के पास सत्ता की भागीदारी होती थी। यानी देश की राजनीति में हिस्सेदारी किसकी होती थी? अंग्रेजों की। केवल एक छोटा सा तबका था अंग्रेजों का जो कि अल्पसंख्यक माने जाते थे हमारे देश में, उनके पास ही सत्ता में या राजनीति में भागीदारी का अधिकार था और किसी के पास नहीं था। बाकियों के लिए भी खुल चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद बाकियों के लिए भी सत्ता में और राजनीति में भागीदारी का रास्ता खुल चुका था। अब हमारे यहाँ अंग्रेजों के अतिरिक्त और लोग भी सत्ता में भागीदारी ले सकते थे। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। भाषा की एक समरूपता आई, यानी राज्यों के पुनर्गठन के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। एक आधार मिला। क्या आधार मिला?
भाषा के आधार पर राज्य। समरूप का मतलब है समान। अगर कोई चीज़ हम किसी को बांटें तो समानता के आधार पर बांटें तब तो ठीक है। जो 5 मिनट लेट आएगा उसको 1 पेन मिलेगा। 5 मिनट लेट कितने? 5 लोग आए, 5 लोग ले जाओ। 20 लोग आए, 20 लोग ले जाओ। ये तो समरूपता हो गई। तो समरूपता के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन का भारत सरकार को एक आधार मिल गया था। क्या समरूपता थी? भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे हम, और कोई आधार नहीं चलेगा, ना किसी आधार पर हम राज्य बनाएंगे। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। बहुत से लोगों को आशंका थी भाषा के आधार पर हम राज्य बना देंगे तो देश टूट जाएगा, लेकिन देश नहीं टूटा। इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। जैसे ही भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो देश की एकता और अधिक मजबूत हो गई। देश की एकता, जो लोगों को आशंका थी कि भाषा के आधार पर हम राज्य बनाएंगे तो देश टूट जाएगा, लेकिन इसके विपरीत काम हुआ। इससे तो देश को और अधिक मजबूती मिली, एकता बढ़ी। सबसे बड़ी बात है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। सबसे बड़ी बात थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इससे विभिन्नता के सिद्धांत को मजबूती मिली। विविधता, विभिन्नता, हमारे देश में विविधता में एकता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, विभिन्नता में एकता है, विविधता में एकता है। जब आपने 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, 26 जनवरी पर को यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। उस अवसर पर झांकियां निकलती हैं, विभिन्न प्रदेशों की झांकी। आपने देखा कभी टेलीविज़न पर लाइव आता है, विभिन्न प्रदेशों की झांकियां निकलती है। ये असम की झांकी, वहाँ जो अनाउंसर रहते हैं वो बोलते हैं अब प्रवेश कर रही है असम की झांकी, जिसमें सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं। इस झांकी में बिहू नृत्य, असम का कौन सा नृत्य है पता है आपको? बिहू। बिहू नृत्य की झांकी है। वहाँ के किसान हैं, तत्काल में कोई आपदा आ गई हो तो आपदा की भी लगा देते, कभी बाढ़ आ गई हो तो नाव वगैरह उसमें बना कर रख देते, तो विभिन्न प्रकार से। इसके बाद आती है झांकी केरल की झांकी। केरल का कौन सा नृत्य? कथकली। कथकली। इसके पश्चात पंजाब की झांकी। कैसे पहचाने अनाउंसर ने? पंजाब की झांकी में पंजाब का एक पूरा दस्ता निकल रहा है, एक झांकी बनी हुई है, किसी वाहन पर उसको सजाया गया है, उसमें भांगड़ा या पंजाबी वेशभूषा में, पंजाबी परिधान में उसमें लोगों को सजाया गया होगा, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर उस पर दिखाया जाता है। तो दूर से समझ में आ जाता है कि ये पंजाब की झांकी जा रही। देखिए, ये देश की सबसे सुंदर राई नृत्य करती हुई रमणियां, ये भारत के हृदय स्थल बुंदेलखंड की झांकी। आपको पता है बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य है? राई नृत्य। हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का जो नृत्य है वो राई नृत्य है। दूर से समझ में आ गया ये बुंदेलखंड। इसके पीछे एक झांकी और निकलती है और वहां बहुत सारी महिलाएं अपने रंग बिरंगे परिधान में खड़ी हुई हैं, हाथ में छोटे छोटे डंडे लिए हुए हैं। समझ में आ जाता है अरे ये तो गुजरात की झांकी है, और ये गुजराती बहनें गरबे की तैयारी में खड़ी। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। तो इस प्रकार से हमारे देश में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, लोगों को आशंका थी कि इससे देश टूट जाएगा। परिणाम विपरीत आए, देश नहीं टूटा और देश और मजबूत हो गया। और हमारे देश में अब विविधता में एकता की झलक होने लगी। विविधता की झलक होने लगी। हम आपको एक बात बताते हैं यहाँ पर, एक प्रकार के फूलों की माला की अपेक्षा, ध्यान से सुनना, एक प्रकार के फूलों की माला की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के फूलों से गुंफित माला ज्यादा सुंदर लगती।
एक प्रकार के जैसे पीले पीले फूल की एक माला बना दो, और एक माला में कुछ पीले, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल, कुछ गुलाबी, विभिन्न प्रकार के रंगों से गुथी हुई माला जो होती है, गुम्फित माला होती है, वो माला एक प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी लगती है। आज लाल किले की प्राचीर पर जब ध्वजारोहण हो रहा है, हमारे देश के बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, पूरा देश वहाँ अपनी नज़रें गड़ाए, सारा मीडिया सब कुछ वहाँ बैठा हुआ है, और केवल एक प्रकार की झांकी निकल जाती, क्या सुंदर लगती वो? सुंदर तो तब लगती है, लोगों की उत्सुकता रहती है, अरे भाई गुजरात की आने दो, अभी देखो थोड़ी देर बाद केरल की आने वाली है। विभिन्न प्रकार के जब झांकियां निकलती हैं तो कितना सुंदर लगता है, कितना रमणीय लगता है। तो इस प्रकार हमारे देश का जब विभाजन हुआ, सीमाओं का बंटवारा हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो भाषा के आधार पर हुआ, और ये हमारे देश के लिए वरदान साबित हुआ। विभिन्नता में एकता, विविधता, इसको बल मिला इससे। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है, भारत ने कौन सा सिद्धांत अपनाया शासन चलाने के लिए? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता, इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र संविधान में है, चुनाव करवाए जाते हैं, इसके और भी मतलब हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना, हमारे देश में जो विभिन्नता हैं इनको पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। विभिन्न विचारधारा, विभिन्न पद्धतियाँ, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, ये बहुलता थी हमारे यहाँ, और इसी विचारधारा पर हमारा देश चला। देखो, हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की जनसंख्या भारत से 50% कम है, यानी जो भारत की जनसंख्या उससे आधी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन वहाँ 100 राज्य हैं, वहाँ 100 राज्य हैं, और हमारे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से दोगुनी से भी अधिक जनसंख्या है, लेकिन हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 29 राज्य। तो इसका मतलब हमारे यहाँ एकता है, हमारे यहाँ विविधता भी है और एकता भी है। इतने सारे लोगों के लिए कम राज्यों की जरूरत पड़ी, हम एक साथ रहना जानते हैं, अमेरिका नहीं जानता एक साथ रहना। अब हम पढ़ेंगे नए राज्यों का निर्माण।